इन्वायरमेंटल इशू में हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं कंप्लीट। आज है हमारा 4th लेक्चर। पिछले 2 लेक्चर में हमने एयर पॉल्यूशन कंप्लीट किया। 3rd लेक्चर में हमने वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात किया। हमने हमने बात किया था कि कैसे बीओडी से कैसे हम पता लगा सकते हैं कि चीजें कितनी पॉल्यूटेड है, कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड नहीं है। करेक्ट। फिर हमने कुछ कुछ बातें की थी। आज हम उससे आगे पढ़ते। देखो हमने क्या क्या बात कर लिया था भाई। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो क्या क्या हमने बात की। तो हमने एल्गल ब्लूमिंग के बारे में बात की थी, है ना। हमने बीओडी के बारे में बात की थी। हमने डोमेस्टिक सीवेज के बारे में जनरली हमने बात कर ली थी। करेक्ट। आज हमें बेसिकली अगर बात करना है तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के बारे में बात करना है कि इंडस्ट्री से क्या निकलता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए क्या है भाई एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हो, पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर इससे कहीं क्वेश्चन आया है कि नहीं आया नीट में वो देखेंगे। सॉरी। फिर हम देखेंगे कि नीट में कैसे सवाल और आ सकते हैं, और फिर क्या देखेंगे, लास्ट में देखेंगे बोर्ड्स वालों के लिए एक सवाल कि बोर्ड्स में कैसे सवाल आ सकते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है। सीवेज फ्रॉम आवर होम एज वेल एज फ्रॉम हॉस्पिटल आर लाइकली टू बी कंटेन मेनी अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या लिखा हुआ है, सीवेज फ्रॉम आवर होम, जो सीवेज, जो गंदा सब्सटेंस जो हमारे घरों से निकलता है और जो हॉस्पिटल से निकलता है, उसमें बहुत सारे अनडिजायरेबल पैथोजन हो सकते हैं। ठीक है, अनडिजायरेबल पैथोजन जो बीमारी कर सकते हैं। और एनी डिस्पोजल इनटू वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट मे काउज आउटब्रेक ऑफ सीरियस डिजीज सच एज डायसेंट्री, टाइफॉइड, जॉन्डिस, क्लोरेला। क्या बोला हमने? हमने बोला जो सीवेज हमारे घरों से निकलता है, जो सीवेज हमारे हॉस्पिटल से निकलता है, उसमें बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कारक होते हैं, बीमारी कर सकते हैं। उनका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, अगर उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, कब किस लिए ट्रीट करना है? अगर हमने उसको पानी में डायरेक्ट डाल दिया, उसमें प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं हटाया, ठीक है, ट्रीट नहीं किया कि हटा देते हैं, पहले जो कचरा फेंक रहे हैं उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको पहले मार देते हैं, फिर कचरा को पानी में फेंके। अगर बिना मारे फेंको, क्या लिखा है, विदाउट ट्रीटमेंट। अगर हमने क्या किया, पानी में डाल दिया, वाटर में डाल दिया कि पानी में डाल देते हैं बहा के ले जाएगी, तो प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगी? डायसेंट्री होगी, टाइफाइड होगी, जॉन्डिस होगा, क्लोरेला, ऐसी ऐसी बीमारी होगी। क्यों होगी? क्या पता उस वाटर बॉडी में कोई नहाने चला जाए, ठीक है, नहाने गया फॉर एग्जांपल, किसी भी नाक से या मुंह से वो बैक्टीरिया आपके लंग्स वंग्स में, आपके माउथ के अंदर चला गया, तो आपको हो जाएगा। तो ऐसा होगा। तो क्या कहते हैं, जो भी वेस्टेज निकलती है उसको कहीं ना कहीं हमें ट्रीट करना पड़ेगा। करेक्ट। उसके बाद उसको हम वाटर में डालेंगे। ठीक है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज को अगर छोड़ दिया जाए तो जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री लाइक पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गया, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, मेटल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, केमिकल फैक्चरिंग, ये सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर इन इंडस्ट्रीज से वेस्ट वाटर निकलता है तो इनमें होता है सब्सटेंस, जो कि होता है टॉक्सिन सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस? टॉक्सिन, जो भैया बीमारी कर सका है। क्या मैंने बोला? जैसे डोमेस्टिक सीवेज की अगर बात छोड़ दें, अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर कोई तुमसे कहता है कि बीओडी, बीओडी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ, तो हम बोलेंगे कोई वाटर कितना पॉल्यूटेड है, कितना पॉल्यूटेड नहीं है, इसका बीओडी हमको इंडिकेशन देता है। करेक्ट। अगर तुमसे कोई बोलता है कि पेट्रोलियम का वेस्ट वाटर जा रहा है किसी नदी में, और उसमें क्या बीओडी कोई काम करेगा? तो बीओडी उसमें कोई काम नहीं करेगा। क्यों? पेट्रोलियम से जो वाटर जाएगा उसमें क्या होगा, उसमें यार पेट्रोलियम का जो वेस्ट जा रहा है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री का जो वेस्ट जा रहा है, उसमें कोई बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर तो होगा नहीं, है ना। ऐसा ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा उसमें, उसके पेट्रोलियम इंडस्ट्री के वेस्ट में ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा जो बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो कर सके, तो बैक्टीरिया उसको खाएगा ही नहीं। तो वहां पे बीओडी का कोई मतलब नहीं रह जाए, ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे क्या है भाई, हमने बोला कि इन सब इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता है, जो हम पानी में डालते हैं, उसमें होता है टॉक्सिन सब्सटेंस, और सबसे मेन क्या होता है, मरकरी होता है। सबसे मेन मरकरी होता है, मरकरी होता है, कैडमियम होता है, कॉपर होता है, लेड हो सकता है। ठीक है, एंड बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो हमने क्या बोला, टॉक्सिन सब्सटेंस नॉर्मली हेवी मेटल्स हो सकते हैं, जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम से ज्यादा हो सकती है, मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड, ठीक है, और कुछ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। A few toxin substance often present in industry waste। कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस हमेशा इंडस्ट्रियल वेस्ट में प्रेजेंट होते ही होते हैं। करेक्ट। ठीक है।
अब उसको क्या किया हमने, जो इंडस्ट्रियल का वेस्ट वाटर था उसमें क्या था, टॉक्सिन सब्सटेंस था, उसको उठाकर हमने क्या किया, उसको उठा के हमने पानी में डाल दिया। किस में डाल दिया, पानी में। अब एक बात ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था फूड चेन के बारे में, नहीं भी पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, देखो ध्यान से। जैसे कि ग्रास है, चलो यहां नहीं, देखो ऐसे बताता हूं, ग्रास है, इसको खाया डियर ने, डियर को खाया लॉइन ने। क्या मैंने बोला, मैंने आपको सीधी सी बात बोली, मैंने बोला जो ग्रास है उसको कौन खाता है भाई, तो डियर खाता है, हिरन खाता है, और हिरन को कौन खाता है, लाइन खाता है। मैंने सिंपल सी बात की, मैंने कोई दूसरी बात कुछ नहीं बोला, ठीक है बोला। तो ग्रास सबसे नीचे है, उसके ऊपर है डियर, उसके ऊपर है लाइन। मतलब ऐसे जब आप मूव कर रहे हो तो आपने बोला हम ऊपर जा रहे हैं, है ना, हाई। तो ग्रास जिस जगह पे है ना उसको हम बोलते हैं ये एक ट्रॉपिकल लेवल पे, किसे है, ये एक ट्रॉपिक लेवल पे है। क्या है ये, ट्रॉपिक लेवल पे है, ट्रॉपिक लेवल पे है, करेक्ट, ठीक है सर, ट्रॉपिक लेवल है। डियर भी एक ट्रॉपिक लेवल है, डियर भी एक ट्रॉपिक लेवल है, और लॉइन भी एक ट्रॉपिक लेवल है, ट्रॉपिक लेवल, ठीक है सर। लेकिन आप बोलोगे सर ग्रास के बाद जब आप डियर पे गए तो आप हाइयर ट्रॉपिकल लेवल पे गए। जो ग्रास है वो लोअर ट्रॉपिकल लेवल है, उसके ऊपर कौन है, डियर, उससे ऊपर है हाई ट्रॉपिकल लेवल है, लॉइन उससे ऊपर है तो हाई ट्रॉपिकल लेवल। तो मैं एक बात कहता हूं तुम्हें, मेरी बात तुम सिंपल से ध्यान सुनना, ग्रास एक ट्रॉपिकल लेवल है, उससे ऊपर ट्रॉपिकल लेवल कौन है, डियर है, उसके ऊपर ट्रॉपिकल लेवल कौन है, लॉइन है। सर एक बात तुम सिंपल सा बोलता हूं तुमको, देखो समझ गई, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने बोला ऐसा कि ये जो ग्रासेस हैं, ये जो ग्रासेस हैं, ये जहां ग्रो होती हैं वहां हाई अमाउंट में मरकरी है। क्या है, मरकरी है, करेक्ट, हाई अमाउंट में मरकरी है। तो जब ग्रास ग्रो करती है तो रूट्स जो हैं उन मरकरी को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी बॉडी में ले लेता है, ग्रासेस अपने अपने अंदर ले लेते हैं और उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं, वो बस इकट्ठा हो रहा है उनके अंदर। और इन ग्रासेस को जब हिरन ने खाया, डियर ने खाया, हिरन ने खाया, तो वो ग्रास में मरकरी था वो डियर में चला गया। अब क्या हुआ कि ग्रासेस में, एक ग्रास में तो मतलब बहुत बहुत कम अमाउंट में मरकरी था, लेकिन जो हिरन है वो तो पगला की तरह घास खाएगा, एकदम खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, ढेर सारा घास खा लिया। तो कहीं ना कहीं एक ग्रास अगर वो खाता तो उतनी मरकरी आती, लेकिन उसने ढेर सारा घास खा लिया तो ढेर सारी उसकी मरकरी इकट्ठा हो गया। हाँ सर ऐसा तो है, ठीक है सर, उसने ढेर सारा मरकरी अपनी इकट्ठा कर लिया उसके अपनी बॉडी के अंदर, ग्रास खा खा के कर लिया। एग्जांपल बता रहा हूं, सीरियस नहीं लेना, ठीक है। अब डियर को, अब 3-4 डियर था जो कि ग्रास खा रहा था लगातार, मरकरी उसके अंदर इकट्ठा हो रहा था। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है, मतलब बाहर नहीं कर पाती, एक्सक्रीट नहीं कर पाती है बाहर बॉडी, वो इकट्ठा होता रहता है आपकी बॉडी में, ना वो मेटाबोलाइज होता है, ना वो खत्म होता है, ना वो बाहर जाता है, बॉडी में इकट्ठा होता रहता है। मैंने बोला डियर के बॉडी में लगातार मरकरी इकट्ठा हो रहा है, 3-4 डियर था, गर्दा मचा के घास खाया और मरकरी उसके अंदर इकट्ठा हो रहा है। अब शेर था, एक शेर था, एक लॉइन था, एक लॉइन था अपना, शेर था, उसने एक डियर को खा लिया। अब डियर वाला जो मरकरी था वो शेर में चला गया, शेर के अंदर इकट्ठा हो रहा है। इसने दूसरे वाले डियर को भी खा लिया, शेर के अंदर इकट्ठा हो रहा है मरकरी। इसने तीसरे वाले डियर को भी खा लिया। तो कहीं ना कहीं तुम अगर देख रहे हो तुम ऐसा बोलोगे सर ग्रास के लेवल पे अगर एक ग्रास की बात बोले तो वहां पे मरकरी का अमाउंट कम था, लेकिन ग्रास को जैसे डियर ने खाया मरकरी का अमाउंट डियर में बढ़ गया, क्योंकि उसने बहुत सारे घासें खा ली। जब शेर ने खाया डियर को तो शेर में मरकरी का अमाउंट बढ़ गया। क्यों सर, क्योंकि शेर ने बहुत सारे डियर्स को खाया। मतलब आप बोलोगे सर ग्रास एक ट्रॉपिकल लेवल था, उसके ऊपर ट्रॉपिकल लेवल क्या था, डियर था, उसके ऊपर ट्रॉपिकल लेवल क्या था, शेर था। तो जैसे जैसे आप ट्रॉपिकल लेवल में ऊपर बढ़ रहे हो मरकरी का अमाउंट बढ़ रहा है। सोचोगे नहीं सोचोगे, पक्का सोच लोगे, है ना, कोई तकलीफ नहीं है भाई, है ना। शुरुआत बायोमैग्निफिकेशन कर रहा हूं बट मैं आपको पहला आइडिया दे रहा हूं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ग्रास जो है एक ट्रॉपिकल लेवल है, और ये क्या है, ये बेसिकली एक फूड चेन है। क्या भोजन की एक श्रृंखला है, फूड चेन है। ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लॉइन नहीं खाया, ये एक फूड चेन है। तो ये कौन सा फूड चेन है, ये जमीन पर वाला फूड चेन है, क्योंकि जमीन की बात बोल रहे हैं, ग्रास जमीन पे उग रहा है, डियर जमीन पे रहता है, लॉइन जमीन पे रहता है, ये पानी में नहीं रहता है। तो हम बोलते हैं इसको ग्रेजिंग फूड चेन। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेजिंग फूड चेन, क्योंकि ये जमीन वाला है। अगर पानी वाला होगा तो क्या बोलेंगे, एक्वाटिक फूड चेन बोलेंगे। और पानी में वैसा ही होगा। पानी में क्या होगा, सुन मेरी बात बताऊं, पानी में जैसे ग्रास अपना खाना खुद बनाता है, अरे
ग्रास जो है, घास जो अपना भोजन खुद बनाता है। हाँ भाई सर साहब सही बोल रहे हो, भोजन। तो वैसे ही एक्वेटिक, जो आपका एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक इन्वायरमेंट होता है ना, जैसे टेस्टियल है ये एक्वेटिक लाइफ जो होता है, उसमें फाइटोप्लैंक्टॉन्स नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद बनाता है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या? फाइटोप्लैंक्टॉन्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाता है जूप्लैंक्टन। कौन खाता है? जूप्लैंक्टन। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। जूप्लैंक्टन को कौन खाते हैं? छोटी मछलियां। छोटी मछलियों को कौन खाता है? बड़ी मछली। और बड़ी मछली को कौन खाता है? ईगल खाता है सर। ईगल खाता है सर, सी ईगल खाता है सर, सी ईगल। सीगल कहते हैं उसको, सीगल। सीगल, सीगल खाता है सर, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि जैसे जमीन पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखा है सर, उसमें ग्रास को खाया हिरन ने, हिरन ने खाया, हिरन को खाया शेर ने। तो ये एक ग्रेजिंग फूड चेन है जो कि जमीन पे रहता है। हाँ सर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का ये ग्रेजिंग फूड चेन है। फिर आप बोल रहे हो एक्वेटिक फूड चेन की बात बोल रहे हो, जो पानी के अंदर रहता है, तो उसमें फाइटोप्लैंक्टन अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, खाना खुद बनाते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं जूप्लैंक्टन। और सर जूप्लैंक्टन को छोटी मछलियां, छोटी मछलियां को बड़ी मछलियां, और बड़ी मछलियों को सीगल खाता है। सीगल वो ऐसा बर्ड जो मछलियां खाता है, मैंने कहा। तो सर ये जो पानी वाला है एक्वेटिक फूड चेन है। जो आपने ये डियर वाली बात कही थी वो ग्रेजिंग फूड चेन है, मतलब टेरेस्ट्रियल फूड चेन है। हाँ सही है, सही है। तो सर आप जो बोल रहे थे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है, ये फूड चेन है सर, इसमें जैसे ग्रास है तो वो डियर उसके ऊपर वाला हायर ट्रॉपिकल लेवल है। और फिर आप उसके ऊपर बोल रहे थे सर कि लॉइन जो उसके ऊपर हायर ट्रॉपिकल लेवल है। फिर आपने एग्जांपल बताया कि जैसे मरकरी घास में कम था, लेकिन डियर में गया तो ज्यादा हो गया, शेर में गया तो और ज्यादा हो गया। मतलब हायर ट्रॉपिकल लेवल पे बढ़ते हैं तो मरकरी का अमाउंट बढ़ता है सर। हाँ बताया। तो सर एक एग्जाम्पल इस पे ही बोल सकते हैं ना, एक्वेटिक फूड चेन पे? हाँ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? तो मैंने बोला कि पानी में इंडस्ट्री ने पानी में मरकरी छोड़ दिया। एक इंडस्ट्री थी, उसने पानी में क्या छोड़ दिया? मरकरी छोड़ दिया, बहुत सारा। हाँ मरकरी छोड़ दिया सर, फिर क्या हुआ? तो उन मरकरी को ना फाइटोप्लैंक्टॉन्स ने ले लिया। किसने लिया? फाइटोप्लैंक्टॉन्स ने। हाँ सर ठीक है, सबको मिटा रहा हूं, ध्यान देना, रिलेट करना चीजों को। आपने बोला क्या? एक इंडस्ट्री थी, एक इंडस्ट्री थी। क्या था? एक काम करता हूं, एक इंडस्ट्री थी, उसने वाटर में मरकरी छोड़ दिया। ठीक है सर, मरकरी को किसने ले लिया? फाइटोप्लैंक्टन ने ले लिया सर। ठीक है सर, फाइटोप्लैंक्टन ने ले लिया सर मरकरी को। अब फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है सर? आपने बोला था जू प्लैंक्टन खाते हैं। हाँ सर। तो सर जैसा ग्रास को डियर खा रहा था, है ना, ग्रास को जब डियर खा रहा था, जब हिरन ग्रास को खा रहा था सर, तो वो ज्यादा मरकरी ले रहा था। क्या जू प्लैंक्टन भी ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन? हाँ। जब एक जू प्लैंक्टन 10 फाइटोप्लैंक्टन को खा लेगा, तो कहीं ना कहीं एक जू प्लैंक्टन के अंदर 10 फाइटोप्लैंक्टन में जितना मरकरी था वो चला गया। हाँ सर चला गया। मतलब आप कह रहे हो सर कि फाइटोप्लैंक्टन एक ट्रॉपिकल लेवल है और सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल है जू प्लैंक्टन। तो लो ट्रॉपिकल लेवल से हाई ट्रॉपिकल लेवल पे जब गए तो मरकरी का अमाउंट बढ़ गया सर। हाँ सर। अब छोटी मछलियां थी, स्मॉल फिश। सर इनने किसको खाया? तो इन्होंने खाया जू प्लैंक्टन्स को। एक छोटी मछली ने ना 10 जू प्लैंक्टन्स को खा लिया। तो सर छोटी मछलियों में तो और मरकरी का अमाउंट बढ़ गया। हाँ बढ़ गया सर। छोटी मछलियों किसने खाया? बड़ी मछली ने, लार्ज फिश ने। तो सर एक लार्ज फिश ने ना 10 ठो मछली को खा लिया है। तो सर लार्ज फिशेस में तो और मरकरी का अमाउंट बढ़ गया। हाँ बढ़ गया भाई, बढ़ गया। और इस बड़ी मछली को किसने खाया? सीगल ने खाया। सीगल ने खा लिया सर। तो सर एक सीगल ने मान लिया जाए 4 बड़ी मछलियों को खाया, तो सीगल में तो और बढ़ गया। हाँ मतलब आप ये कह रहे हो सर कि जैसे जमीन पे आपने मरकरी का एग्जांपल लिया था और हायर ट्रॉपिकल लेवल पे जाने पे मरकरी का अमाउंट लगातार बढ़ रहा था, मरकरी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था, घास में कम था, डियर में उससे ज्यादा हुआ, लॉइन में उससे ज्यादा हुआ, वैसे ही सर आप एक्वेटिक फूड चेन में भी बोल रहे हो ना कि फाइटोप्लैंक्टन में मरकरी कम था, उससे ज्यादा जू प्लैंक्टन में हो गया, उससे ज्यादा स्मॉल फिशेज में हो गया, उससे ज्यादा लार्ज फिशेज में हो गया, उससे ज्यादा सीगल में हो गया। वो सीगल क्या है? मछली खाने वाली पक्षी है, बर्ड है। हाँ कह रहा हूं मैं। मतलब सर आप उतनी देर से बकवास कर रहे हो, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि सर जैसे जैसे हायर ट्रॉपिकल लेवल पर बढ़ते हैं
तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ना किसी भी चीज का, या मरकरी हो चाहे डीडीटी हो, उसका बढ़ता है। यही तो करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सर इसका नाम क्या है? सर इसी का नाम तो बायोमैग्निफिकेशन है। क्या इसका नाम? बायोमैग्निफिकेशन। तो सर बायोमैग्निफिकेशन का आप बोलना चाह रहे हो ना कि बायोमैग्निफिकेशन का सिंपल सा मतलब है किसी भी टॉक्सिन सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना जब हम लो ट्रॉपिकल लेवल से हाई ट्रॉपिकल लेवल की ओर मूव करते हैं, इसको बायोमैग्निफिकेशन। यही कह रहे हो ना? हाँ यही तो कह रहा हूं यार। देख एनसीईआरटी में क्या लिखा है, देख 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 देख। बायोमैग्निफिकेशन रेफर टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिटेंस, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंस एट सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ट्रॉपिकल लेवल में, वैसे वैसे किसका अमाउंट बढ़ता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंस बढ़ता है। यही बता रहा था मैं, सिंपल सी बात है। देखो यार, दिस हैपन बिकॉज, ये क्यों होता है ऐसा कि टॉक्सिन सब्सटेंस एक्युमुलेटेड बाय द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में जैसे मतलब घास में एक जमा हो रहा था और मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, ना एक्सक्रीट हो रहा है, ना मेटाबोलाइज कर रहे हैं उसको, ना उसको खत्म कर रहे हैं, बॉडी के अंदर ही खत्म नहीं कर रहे हैं, और ना ही एक्सक्रीट कर रहे हैं, और ये नेक्स्ट हायर ट्रॉपिकल लेवल पे पास हो रहा है। याद है, घास से डियर, डियर से लॉइन, ठीक है। और ये फेनोमेना मरकरी और डीडीटी में, मरकरी भी मैंने एग्जांपल लिया, और मैं बोलता हूं डीडीटी भी ऐसा कर सकता है। डीडीटी भी लो ट्रॉपिकल में थोड़ा सा था, हाई में से ज्यादा, हाई में से ज्यादा। ठीक है सर। फिगर क्या बता रहा है सर? नीट में आया फिगर सर, क्या बात कर रहे हो? देखो इसमें बता रहा है बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी, ऑफ डीडीटी। डीडीटी एक केमिकल है डीडीटी, ठीक है। देख डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, देख 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 ध्यान से देख, 0.03 पर पार्ट बिलियन। पर पार्ट बिलियन में कितना कॉन्सेंट्रेशन? 0.03। फाइटोप्लैंक्टन से ये फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटो किसने खाया सर? आपने जू बोला था, देखो जू लिखा हुआ है। 0.04, 0.04 पर पार्ट मिलियन। बेटा पहले में बिलियन था, बिलियन था, फिर मिलियन हुआ है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है सर। 0.5, 0.5, 0.4 से 0.04 से सीधा 0.5 पर पार्ट मिलियन। सर कॉन्सेंट्रेशन तो और बढ़ गया स्मॉल फिशेस में। हाँ यार, लार्ज फिशेस में सर, लार्ज फिशेस में 2 पर पार्ट मिलियन। सर कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गया। इस लार्ज फिश किसने खाया? फिश ईटिंग बर्ड ने खाया। डीडीटी 25 पर पार्ट मिलियन। तुम देख रहे हो जैसे जैसे ट्रॉपिकल लेवल में, ट्रॉपिकल लेवल का मतलब बताया बाबू, जैसे जैसे ट्रॉपिकल लेवल में ऊपर जा रहे हैं, किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है? डीडीटी जो कि एक टॉक्सिन सब्सटेंस है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। अब तुम कहीं ना कहीं तुम ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा किसमें है? फिश ईटिंग बर्ड में। ऐसी चिड़ियां जो मछलियों को खा रही है, उसमें डीडी का अमाउंट बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है उसमें? डीडी का अमाउंट बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है डीडी का अमाउंट। हाँ सर, देखने में तो लग ही रहा है कि वाटर में डीडीटी जो है, वाटर मतलब भाई फाइटोप्लैंक्टन्स थे, उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स वाटर लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देख क्या है कि मैंने वाटर की जगह फाइटोप्लैंक्टन्स लिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देख वाटर के बाद फाइटोप्लैंक्टन्स बोल सकते हो, उसके बाद जूप्लैंक्टन्स बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पानी में मरकरी को छोड़ा, अब जूप्लैंक्टन्स जो पानी थोड़ी खा लेगी यार, वो खाएगी जूप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएगी। तो कहीं ना कहीं पानी फाइटोप्लैंक्टन, देखो सुनो मेरी बात, तुम यहां पे वाटर देख के कंफ्यूज हो रहे हो, मेरी बात सुनो। जूप्लैंक्टन्स किसको खाएंगी? पानी पिएंगी? नहीं, वो खाएंगी फाइटोप्लैंक्टन्स को। और फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करता है सर? फाइटोप्लैंक्टन्स करता है फोटोसिंथेसिस, और उसके लिए जब उसको वाटर चाहिए होगा तो वाटर लेगा, और वाटर में होगा मरकरी, तो वो मरकरी को ले लेगा। समझ आया? मतलब पानी से मरकरी जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स में, यहां पर उन्होंने फाइटोप्लैंक्टन्स गायब कर दिया। पानी से जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स में, फाइटोप्लैंक्टन से मरकरी जाएगा जूप्लैंक्टन्स में। समझ आया? और जैसे जैसे ऊपर जाएगा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मरकरी या डीडीटी, यहां पे इन्होंने डीडीटी का दिया है। किसका दिया है? डीडीटी का दिया है। अब सर मतलब सबसे ज्यादा डीडीटी जो है फिश ईटिंग बर्ड में आ रही है, मतलब ऐसी चिड़िया जो मछली को खा रही है, उसमें डीडीटी का अमाउंट बढ़ रहा है। मतलब सर उसकी बॉडी में डीडीटी इकट्ठा होगा ना सर? हाँ, उसकी बॉडी में डीडीटी जब इकट्ठा होगा तो पता है क्या करेगा? वो करेगा उसके मेटाबॉलिज्म में कुछ डिफरेंट चीजें। मतलब सर मतलब ये कि उसके मेटाबॉलिज्म को वो थोड़ा चेंज करेगा। क्या करेगा सर? डीडीटी उसके अंदर जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है ना, उसको वो अफेक्ट करेगा। कैल्शियम क्या क्या बक रहे हो? देखो क्या बोलो, देखो in this manner the concentration of DDT is increased at successive tropical level if we start from 0.5 billion और ये पहुंच गया 25 per part million fish eating bird through बायोमैग्निफिकेशन। इसी को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। टॉक्सिन सब्सटेंस का हायर ट्रॉपिकल लेवल पे जाने के दौरान टॉक्सिन सब्सटेंस का अमाउंट बढ़ जाना, इट्स कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन।
अब क्या होगा, अब होगा क्या, देख सुन, जो डीडीटी है आपकी, वो चिड़ियों में होता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, चिड़ियां देती हैं अंडा, है ना, चिड़ियां क्या देती हैं, अंडा, अंडा देती हैं। जो अंडा होता है उसके ऊपर क्या होता है सर, अंडा को हमने देखा है ऐसे फोड़ते हैं, उसके बाद उसको तलते हैं, है ना, तुम तो अंडा खाई जाते हो यार, देखो एग्जाम में भी तुमको अंडा ही मिलता है, ध्यान सुनो। तो सर आप ऐसे जो व्हाइट कलर का ऊपर एक कवर होता है, उसके अंदर अंडा होता है, जब बच्चे भी निकलते हैं तो उस व्हाइट कलर को हैच करके तोड़ करके बाहर निकलते हैं बच्चे भी अंडों से। हाँ, तो सर वो व्हाइट कलर, वो बेसिकली वो जो कवरिंग है ना, वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से बना है। मतलब सर, मतलब चिड़िया जब अंडा देती है तो अंडे के ऊपर जो कवर होता है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से ही बनता है, कैल्शियम से मेटाबॉलिज्म से बनता है, वो कैल्शियम से बनता है। हाँ, तो सर आप कह रहे हो कि डीडीटी जो है, डीडीटी जो एक टॉक्सिन सब्सटेंस है जो कि फिश ईटिंग बर्ड में बढ़ रहा है, तो डीडीटी जाकर के चिड़ियों में उसके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा। हाँ सर, और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है अंडों के कवरिंग के लिए, अंडों की शेल के लिए। तो सर अगर वो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा तो जो चिड़िया अंडे देगी उसका जो कवरिंग होगा उसमें कोई डिफेक्ट आएगा। हाँ सर, क्या डिफेक्ट आएगा, तो डिफेक्ट ये आएगा कि वो पतला होने लगेगा। मतलब सर, मतलब वो पहले वो अच्छा खासा मोटा होता था, अंडा को कस के फोड़ोगे तब वो फूटता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि पतले हो रहे हैं, अंडे की जो शेल है ना, जो कवर है वो पतला हो रहा है। सर पतला हो रहा है तो एक प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने पूछा क्या, तो सर अगर अंडा का कवर पतला हो जाएगा तो आसानी से टूट जाएगा। हाँ, मतलब सर बच्चे अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं अंडे के अंदर, उससे पहले अंडा फूट जाएगा। और सर बच्चे के अगर अंडा फूट गया किसी चिड़िया का तो बच्चे बाहर नहीं आएंगे, मतलब बच्चे, जाहिर सी बात है वो कंप्लीट बने नहीं और अंडा उससे पहले ही फूट गया तो बच्चे तो बाहर आएंगे नहीं सर। तो सर इससे तो मतलब जो चिड़िया आने वाली जनरेशन है चिड़ियों, उसकी तो कमी होगी, मतलब नंबर ऑफ फिश ईटिंग बर्ड्स जो है उनमें कमी आएगी। हाँ यही तो समझा रहा हूं यार, क्या समझा रहा हूं। बायोमैग्निफिकेशन का सिंपल सा मतलब है फूड का जो टॉक्सिन सब्सटेंस है उसका लो ट्रॉपिकल लेवल से हाई ट्रॉपिकल लेवल पे जाना, मतलब हर सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल उसका अमाउंट बढ़ना, इसको बायोमैग्निफिकेशन। हमने डीडीटी देखा, डीडीटी एक टॉक्सिन सब्सटेंस है, उसका बायोमैग्निफिकेशन देखा, हमने बोला कि पानी में कम था, पानी में कम था, 0.0 समथिंग था। उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन में कुछ गया, फाइटोप्लैंक्टन को खाया, जूप्लैंक्टन में उसमें ज्यादा हुआ, जूप्लैंक्टन को खाया स्मॉल फिशिंग वर्ड ने, स्मॉल फिशेस ने खाया, स्मॉल फिश ने खाया, उसमें और ज्यादा हो गया कॉन्सेंट्रेशन डीडी का। उसको लार्ज फिशेस ने खाया और ज्यादा हो गया, उसको फिश ईटिंग बर्ड ने खाया और ज्यादा हो गया। और जो फिश ईटिंग बर्ड में लगातार सर इकट्ठा हो रहा है डीडीटी, तो वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा सर। और अगर वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं जो अंडे देगी चिड़िया, वो उसका जो शेल होगा, उसका जो कवर होगा, व्हाइट कलर जो कवर होता है वो पतला होगा, और पतला होगा तो बच्चे निकलने से पहले ही अंडे फूट जाएंगे, तो इन चिड़ियों का जो पॉपुलेशन है वो घट जाएगा। देखो, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड विच काउज थिनिंग ऑफ एग शेल, अंडों के छिलके का थिन पतला कर रहा है, और प्री मेच्योर ब्रेकिंग, मतलब बच्चा मेच्योर होने से पहले ही अंडा टूट जा रहा है, और जिसकी वजह से इन बर्ड्स की पॉपुलेशन में डिक्लाइनेशन आ रहा है। नीट 2022, नीट 2012, और बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसी को दिमाग में रखते हुए एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं राइटर बोल, राइटर अमेरिका की राइटर थी, साइंटिस्ट बोल रहा हूं मैं, सॉरी, कार्सन नाम की थी, ठीक है, फीमेल थी। उन्होंने एक बुक लिखा द साइलेंट स्प्रिंग। क्या लिखा, रेचल कार्सन ने एक बुक लिखा था, फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग, जो कि इन्हीं पेस्टिसाइड्स पॉल्यूशन पे रिलेटेड था। उन्होंने देखा कि लगातार अमेरिका में जो है पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा है, वो पानी में जा रहा है, और पानी में जाके धीरे 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 बर्ड्स में जा रहा है, और बर्ड्स में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में अफेक्ट आ रहा है, जिससे बच्चे उसके जो अंडे हैं वो शेल पतले हो रहे हैं, और पतले हो रहे हैं तो अंडा फूट जा रहा है पहले ही, तो संख्या कम है। तो उन्होंने बोला कि साइलेंट स्प्रिंग, उन्होंने बोला कि बसंत का मौसम आएगा, जैसे चिड़िया चहचहाती है बसंत में, नए नए फूल पत्ते सब आते हैं ना, तो बसंत का मौसम आएगा लेकिन चिड़िया नहीं होंगी। तो बसंत का मौसम तो होगा, स्प्रिंग तो होगा, लेकिन साइलेंट होगा, क्योंकि चिड़िया बोलने वाली होगी नहीं, क्योंकि अंडे फूट जा रहे हैं। तो फिर सरकार ने बहुत सारी चीजों पे बैन लगाया कि भाई रोको रोको, चिड़िया मर रही है, ये वो हो रहा है, ठीक है। ये चिड़िया मरने मतलब उसके बच्चे जो है नहीं बन पा रहे, अंडे पहले फूट जा रहे हैं। तो 2015 में इन पे क्वेश्चन आया था कि साइलेंट स्प्रिंग बुक किससे रिलेटेड था, तो पेस्टिसाइड पॉपुलेशन पे रिलेटेड था, कि पेस्टिसाइड का क्या असर हो रहा है पॉपुलेशन पे बर्ड्स के। समझ आया, चलिए आगे देखते हैं। ये तो था बायोमैग्निफिकेशन। अब बात करते हैं यूट्रोफिकेशन के बारे में।
यूट्रोफिकेशन इज नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट रिच ओवर। क्या बोला उन्होंने? होता क्या है कि जब एक लेक होता है, एक रिवर होती है जब, तो उसमें जब हम लगातार न्यूट्रिएंट डालते हैं, न्यूट्रिएंट हमने डाल दिया, क्या डाला? न्यूट्रिएंट डाल दिया। अब जब न्यूट्रिएंट आप डाल दोगे तो वहां कहीं ना कहीं लाइफ जो है वो ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि कभी कभी वाटर में क्या होता है कि हमारे किसी कारणवश न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा हम वाटर में डाल देते हैं, जिससे होता है नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। क्या होता है? नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, इसको कहते हैं यूट्रिफिकेशन। एक इन यंग लेक, एक अभी अभी बना हुआ लेक जो है, जिसका पानी ठंडा होता है, साफ होता है, उसमें जीवन कम है। क्यों कम है सर? क्योंकि वो ठंडा पानी है, साफ है, इसलिए वहां पे लाइफ कम है। क्यों लाइफ कम है सर? साफ पानी है तो ज्यादा नहीं। देखो क्या है कि वो क्लियर है, साफ है, इसका मतलब उसमें न्यूट्रिएंट बहुत कम है, और न्यूट्रिएंट बहुत कम है तो वहां पे ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करने वाले होंगे बहुत कम होंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे टाइम बीतेगा, तो उस लेक में हम कहीं ना कहीं से पानी को ड्रेन करेंगे, पानी कहीं ना कहीं छोड़ देंगे। इसमें ये लेक है, यहाँ पे कचरा डाल सकते हो, यहाँ का पानी छोड़ दो, तो लगातार उसमें पानी जाएगा, और पानी के साथ साथ क्या जाएगा? न्यूट्रिएंट जाएगा। न्यूट्रिएंट जाएगा जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है। और जब ये सब सब्सटेंस जाएंगे तो क्या होगा? यूट्रोफिकेशन होगा। यूट्रोफिकेशन जब होगा तो वहां पर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ग्रो करने, क्योंकि अब देखो न्यूट्रिएंट आ रहा है तो ऑर्गेनिज्म, जाहिर सी बात है ऑर्गेनिज्म आएंगे कि भाई ग्रो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब कहेंगे कि अल्टीमेटली फर्टिलिटी जो है लेक की वो इंक्रीज होने लगेगी। अब ऑर्गेनिज्म आएंगे, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे, एनिमल्स आएंगे, प्लांट्स भी ग्रो होने लगेंगे, करेक्ट। अब जब प्लांट्स और एनिमल ग्रो होने लगेंगे तो फिर उनमें से कुछ मरेंगे भी, और कुछ मरेंगे तो मरने के बाद वो कहां? तली में, जमीन, वो जो लेक है ना उसकी तली में इकट्ठा होंगे। लाइव ब्रिजियन एंड ऑर्गेनिक रिमेन बिगिनिंग टू डिपोजिट इन द लेक। समझ आया? ठीक है। ओवर द सेंचुरी, अब ऐसा नहीं कि 1-2 साल में होगा, ऐसा नहीं, ओवर सेंचुरी 100-200 साल जब होगा तो स्लिट ऑर्गेनिक डिब्रीज, जो भी मतलब जो भी कचरा बचरा था वो जमा होने लगेगा नीचे, नीचे जमा होने लगा। और वक्त बदलते बदलते वो जो पानी, जो कोल्ड वाटर था वो थोड़ा वार्म वाटर हो जाएगा, ठीक है। सैलो मतलब उथला हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी गहराई कम हो गई, क्योंकि लगातार उसके बॉटम में डिपोजिशन लगातार हो रहा है, करेक्ट। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म, वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि अब कोल्ड इन्वायरमेंट खत्म हो चुका है। मार्शी प्लांट टेक रूट इन द सैलो एंड बिगिन टू फिल द ओरिजिनल लेक बेसिन। मार्शी प्लांट ग्रो होने लगेंगे, ठीक है, और बेसिकली जो बेसिन है, जो लेक है, उसको फिल करने लगेंगे। इवेंचुअली बड़े बड़े मार्शी फ्लोटिंग प्लांट्स आने लगेंगे, ठीक है, बॉक प्लांट आने लगेगा। और फाइनली कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, सक्सेशन पढ़ा है, और फाइनली कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जो आपका पूरा का पूरा लेक है वो किसमें तब्दील हो जाएगा? लैंड में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। कुछ और भी फैक्टर हैं, जैसे क्लाइमेट हो गया, लेक का साइज क्या है, कुछ और भी फैक्टर, इनको कम से कम मतलब थाउजेंड ऑफ ईयर लगेंगे नेचुरल एजिंग ऑफ लेक होने में, यूट्रोफिकेशन होने में और लैंड बनने में। क्या लिखा? डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, साइज ऑफ लेक, अनदर फैक्टर, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक में स्पेंड, मतलब नेचुरल एजिंग ऑफ लेक यूट्रोफिकेशन होने में थाउजेंड्स ऑफ साल का समय लग सकता है। हेंस पॉल्यूटेंट फ्रॉम मैन एक्टिविटी, ऐसा पॉल्यूटेंट जो हमारी एक्टिविटी जैसे इंडस्ट्री से, होम से, वो क्या करेंगे कि ये जो एजिंग ऑफ लेक है ना, एक नेचुरल प्रक्रिया है, वो नेचुरली भी होगा, करेक्ट, लेकिन उसमें काफी समय लगेगा, ठीक है, हजारों साल लग जाएंगे। लेकिन जो हम कचरा लगातार डाल रहे हैं, तो हम न्यूट्रिएंट को लगातार वहां सप्लाई कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी से। हमने न्यूट्रिएंट का काम हो गया, थोड़ा सा बच गया, उसमें फेंक दिया, तो वो क्या कर रहा है? वो एक्सिलरेट कर रहा है एजिंग ऑफ प्रोसेस को। नेचुरल एजिंग ऑफ लेक जो है ना, उसको एक्सिलरेट कर रहा है। इस फिनोमेना को कहेंगे हम कल्चरल यूट्रोफिकेशन या एक्सिलरेटेड। मतलब ऐसा देखो, यूट्रोफिकेशन हो रहा था, इट्स नेचुरल एजिंग ऑफ लेक हो रहा था, लेकिन हमारे कारनामों की वजह से क्या हो रहा है कि जो ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं यूट्रोफिकेशन है, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक है, न्यूट्रिएंट का डालने से जो नेचुरल एजिंग ऑफ लेक होता है वो एक्सिलरेट हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे कल्चरल यूट्रोफिकेशन या एक्सिलरेटेड यूट्रोफिकेशन, करेक्ट। ड्यूरिंग द पास्ट, अगर कुछ पिछले सालों की बात बोले तो लेक इन मेनी पार्ट ऑफ द इंडिया हैज बीन सेवरल यूट्रोफाइड बाय द सीवेज एंड, क्या बोला कि इंडिया के कुछ ऐसे बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जहां के जो लेक हैं उनका यूट्रोफिकेशन हो गया। कैसे हो गया है? तो सीवेज, एग्रीकल्चर वेस्टेज और सीवेज वेस्टेज और इंडस्ट्रियल वेस्टेज से। समझ आता है क्या? द प्राइम कॉन्टिमेंट्स आर नाइट्रेट एंड फॉस्फेट विच एक्ट एज अ प्लांट। बहुत देखो, अब क्या होता है कि नाइट्रेट और फॉस्फेट आपने डाल दिया जो कि प्लांट न्यूट्रिएंट है, करेक्ट। अब यहां क्या होगा? प्लांट ग्रो करने लगेंगे, दे ओवर स्टिमुलेट द ग्रोन। अब यहां पे एल्गी भी ग्रो करने लगेगी। अब एल्गी जब ग्रो करेगी तो वहां अलग सा एक क्या बोलते हैं ओडोर, एक अलग सा महक आने लगेगा, करेक्ट।
और जब एल्गी ग्रो करेंगी तो वाटर में से डिजोल्व ऑक्सीजन को रॉबरिंग कर लेंगी, चुरा लेंगी। क्या होगा, हमने बोला जब न्यूट्रिएंट आप डालोगे तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट जब याद है न्यूट्रिएंट डालने से एल्गल ब्लूमिंग हो रहा था, वैसे ही सेम केस है, वही बात कर रहा हूं मैं कि जब न्यूट्रिएंट डालोगे आप लेक में तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा एल्गी ग्रो करने लगेंगी। क्या ग्रो करेंगी, एल्गी ग्रो करेंगे। और एल्गी क्या करती है, बेसिकली रॉबरिंग द वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन, पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन को वो चुरा लेती हैं, जो कि वहां पे और ऑक्सीजन रहती हैं, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ना यार। तो अब क्या हुआ, पहले से ऑर्गेनिज्म रह रही थी उसमें, आपने लगातार न्यूट्रिएंट डाला, न्यूट्रिएंट डालने से एल्गी ग्रो करने लगी। जब एल्गी ग्रो करने लगी तो वो क्या करेगी, पानी में प्रेजेंट डिजोल्व ऑक्सीजन को चुराने लगेगी। क्या होगा इससे, एट द सेम टाइम अदर पॉल्यूटेंट फ्लो इनटू द लेक, और बहुत सारे पॉल्यूटेंट आपने ऐसे भी डाल दिए हैं जो पॉइजनस हो सकते हैं फिशेस के लिए और भी प्रेजेंट वहां ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उससे पॉइजन से तो फिशेस मरेंगे ही मरेंगी। साथ ही साथ डिजोल्व ऑक्सीजन को जब आपने निकाल दिया, डिजोल्व ऑक्सीजन को जब आपने निकाल दिया तो कहीं ना कहीं वाटर डिजोल्व जो पानी के अंदर है उसके कंटेंट में कमी आएगी। क्या लिखा है, एट द सेम टाइम अदर पॉल्यूटेंट फ्लोटिंग इन द लेक में पॉइजन द होल पॉपुलेशन ऑफ द फिशेस whose decomposition remaining further deprivation of water। समझ आया। इन सच फैशन अ लेक लिटरली चोक ऑफ डेथ। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो लेक की मौत हुई, चोक ऑफ डेथ हुई, सांस नहीं लेने की, गला घोट के मार दिया गया उसको। क्यों, क्योंकि पानी ही चुरा लिया किसने, एल्गी ने। हीटेड थर्मल वेस्ट, अब आपने क्या किया कि गरम गरम पानी डाल दिया जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट से निकल रहा होता है, थर्मल पावर प्लांट में जहां इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है, और कुछ अलग भी कैटेगरीज के कुछ अलग भी इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां से क्या होता है गरम गरम पानी निकलता है, उसको आपने डाल दिया डायरेक्ट लेक में। अब जहां पे डाल दिया वहां पे ऑर्गेनिज्म रह रही थी, उनको खतरा महसूस हो गया, खतरा, मर गई गर्म पानी से, ठीक है। तो वहां होता है बहुत सारी अलग भी पॉल्यूटेंट है जो हम डायरेक्ट डाल देते हैं। थर्मल वेस्ट वाटर एलिमिनेट और रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर। थर्मल वेस्ट वाटर जो निकलता है थर्मल पावर प्लांट से, वहां से निकलता है गर्म पानी, तो गर्म पानी वैसे ही ऑर्गेनिज्म को मार देंगी जो हाई टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है, उनसे मर जाती हैं, जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाती वो मर जाएंगी, ठीक है। और मे इनहांस द ग्रोथ एंड प्लांट इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया बट ओनली आफ्टर काउजिंग डैमेज। क्या बोला उन्होंने, और मे इनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया बट ओनली आफ्टर काउजिंग डैमेज टू द इंडिजिनस। क्या बोला उन्होंने, हो सकता है कि वहां पे ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगे, वहां पे जो नेटिव थी, वो जो पहले वहां रहती थी, वो तो खत्म हो जाएंगी वहां से। अब क्या है, केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर। आपने पढ़ा कि वेस्ट वाटर कैसे कैसे होता है, करेक्ट। अब हम पढ़ेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, मतलब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग सीवेज की बात बोले तो इनको हम इंटीग्रेटेड मैनर में ट्रीट कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब क्या, आप एक प्रोसेस से नहीं ट्रीट कर सकते कि आपने ट्रीट किया वेस्ट वाटर को और काम कहानी खत्म, नहीं। आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं अलग अलग सीक्वेंस यूज करने पड़ेंगे। आप पहले नेचुरल प्रोसेस को करोगे, फिर आर्टिफिशियल प्रोसेस करोगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड मैनर मतलब यूटिलाइजिंग अ मिक्स ऑफ आर्टिफिशियल नेचुरल, मतलब एक प्रोसेस नहीं कर सकते हो, इंटीग्रेटेड मैनर में कर सकते हो बहुत सारे प्रोसेस यूज करके। एन एग्जांपल ऑफ सच इनिशिएटिव, अब एक इनिशिएटिव एरकेटा में हुआ, ठीक है, जो नॉर्थ कोस्टल ऑफ कैलिफोर्निया में एरकेटा टाउन में, वहां देखा गया कि बहुत ज्यादा वेस्ट वाटर हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक इनिशिएटिव किया, कहां, एरकाटा में, ठीक। क्या किया भाई, एरकाटा के लोगों ने हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वहां के प्रोफेसर्स के साथ कोलैबोरेशन किया। क्या क्या, उनके प्रोफेसर के साथ कोलैबोरेशन किया, और उन्होंने पानी को साफ करने के लिए 2 स्टेजेस बनाए। दे क्लीन ऑकर इन 2 स्टेजेस। पहला था द कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट आर गिवन। पहला था स्टेप 2 द कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, मतलब जो उसमें बह रहा है उस पानी में उसको नीचे बैठा देना है, जो तैर रहा है पानी के ऊपर उसको फिल्ट्रेट कर देना, उसमें क्लोरीन डाल देना है, करेक्ट। अब इससे क्या हुआ कि जो तैर रहा था जूता चप्पल वो हट गया, मिट्टी विट्टी था वो सेडिमेंट हो गया, नीचे बैठ गया, आपने क्लोरीन से ट्रीटमेंट कर दिया तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए, ठीक है। आफ्टर दिस स्टेज लॉट्स ऑफ डेंजर पॉल्यूटेंट लाइक डिसॉल्व्ड हेवी मेटल स्टिल रिमेन। अब उन्होंने बोला कि जब ये वाला प्रोसेस हुआ, एक वाला जब प्रोसेस हो गया, स्टेप नंबर 1 जब हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, फिल्टरिंग हो गया, क्लोरीन ट्रीटमेंट हो गया, तो उसके बाद फिर भी बहुत सारा पॉल्यूटेंट बचा हुआ था, जैसे हेवी मेटल बचा हुआ था। अब इसको करने के लिए हमने क्या किया कि स्टेप नंबर बी पे गए। क्या आता है, तो बायोलॉजिस्ट ने एक 6 कनेक्टिव मार्शी 6 हेक्टेयर में ऐसे ऐसे 6 मार्शेस बनाए, 60 हेक्टेयर में 3 3 6 7 हो गया, तो 60 हेक्टेयर में 6 कनेक्टेड मार्शेस बनाए, ठीक है, मार्शी लैंड में, ठीक है, 6 कनेक्टेड मार्शेस ओवर 60 हेक्टेयर ऑफ मार्श लैंड।
और इन 6 हेक्टर्स में 60 हेक्टर्स में जो 6 कनेक्टिव सीक्वेंस लगाए गए थे चीजों की, तो उसमें एप्रोप्रिएट प्लांट, एल्गी, फंगाई और बैक्टीरिया को ग्रो किया गया। ठीक है, ग्रो किया गया ताकि क्या करे, देखिए मान लिया जाए इस पानी में मान लिया जाए कुछ ऐसा सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल एक्स नाम का सब्सटेंस है, तो यहां पे ऐसे प्लांट लगाए गए जो इस एक्स सब्सटेंस को अपने अंदर ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको मेटाबोलाइज कर देते हैं। समझ आया, ये किया गया। ऐसे फंजाई छोड़े गए जो वहां पे प्रेजेंट मेटल या फिर कोई टॉक्सिन सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करता हो, करेक्ट। तो इससे क्या हो रहा है कि जो पानी इन 6 मासेस से फ्लो कर रहा है वो नेचुरली प्यूरिफाई हो रहा है। समझ आया, नेचुरली प्यूरिफाई हो रहा है। अब क्या हुआ, हमने जब पानी वानी सब लगा ही दिया, पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट अच्छा सा तैयार हो गया, तो हमने बोला कि क्यों ना इसको एक सेंचुरी बना देते हैं। एक पूरा, याद है ना नेचुरल सेंचुरी, तो सेंचुरी बन गया जिसमें हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। क्यों, मछलियां छोड़ दें उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को वहां छोड़ दिया, वहां पे बर्ड्स आ गई, वहां पे पानी पहले से ही है, बहुत सारी फिशेस हैं, बैक्टीरिया सब हैं, तो एक सेंचुरी में तब्दील हो गया। A citizen group of called friend of Arcata Marsh Foam are responsible for the uptaking and safeguard। उसने क्या बोला, इस प्रोजेक्ट को ध्यान में रखने के लिए, अच्छे से उसका सपोर्ट करने के लिए, अच्छे से उसका ध्यान रखने के लिए एक क्या है, एक ग्रुप है जिसका नाम है फोम, फ्रेंड्स ऑफ द Arcata Marsh। समझ आया। ऑल दिस टाइम वी हैव एज्यूम द रिमूवल ऑफ वेस्ट वाटर। हमने बोला अभी हम जानते हैं कि हमको अगर वेस्ट को अगर हटाना है तो हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि इसीलिए क्या बनता है, इससे बनता है सीवेज। हमको अपने घर में मान लिया मिट्टी आ गया है तो हम ऐसे पानी फेंकते हैं, क्यों, पानी से बह जाएगा वो, लेकिन पानी में मिट्टी मिलकर के उसमें और भी कुछ सब्सटेंस था, वो मिलकर क्या बन रहा है, सीवेज बन रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है, बट व्हाट इज इफ वाटर इज नॉट, आप बताओ कि व्हाट इफ द वाटर इज नॉट नेसेसरी डिस्पोज लाइक एक्सक्रीटर। हम लोग ह्यूमन वेस्ट जो है, अब क्या करते हैं हम लोग, फ्लश का यूज करते हैं वॉशरूम में, करेक्ट। क्यों, क्योंकि उसको डिस्पोज करने के लिए। तो क्या मतलब जरूरी है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा को अगर डिस्पोज करना है, हटाना है, तो उसके लिए वाटर चाहिए। आपको अंदाजा भी है कि कितना पानी लगता है फ्लश, टॉयलेट के फ्लश में बहुत अमाउंट ऑफ पानी लगता है। एक बार फ्लश करने पर अप्रॉक्स 6 से 8 लीटर पानी बह जाता है, करेक्ट। क्या ये बचाया जा सकता है, पानी बचाया जा सकता है अगर हम फ्लश का यूज ना करें, लेकिन फ्लश कर यूज ना करें तो फिर वॉशरूम जो हमारा टॉयलेट है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, है ना। इकोलॉजिकल सैनिटेशन इज अ सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग ड्राई कंपोजिट टॉयलेट। हमने बोला हमने ऐसे टॉयलेट्स बनाए हैं जहां पे आपको फ्लश करने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन एक्सक्रीटा को, ठीक है, उसको अच्छे से उसको सुखा करके उसके अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कैसे, देखो, इकोलॉजिकल सैनिटेशन इज अ सस्टेनेबल सिस्टम। इकोलॉजिकल सैनिटेशन जो एक सस्टेनेबल सिस्टम है जिससे हम ह्यूमन एक्सक्रीटा को हैंडल करते हैं और उसको डिकम्पोज करवाते हैं, करेक्ट। दिस इज अ प्रैक्टिकल हाइजीनिक चीज है, इफिशियंट है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन है कि कैसे हम ह्यूमन वेस्ट को डिस्पोज करें। क्या करते हैं भाई, तो हम ह्यूमन एक्सक्रीटा को रिसाइकल्ड करते हैं। किसमें भाई, तो एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर। आपने ध्यान दिया होगा जो गाय का गोबर होता है उसको बेसिकली एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ह्यूमन एक्सक्रीटा में वाटर से फ्लश नहीं कर रहे हैं, उसको एक जगह इकट्ठा करवा रहे हैं, ठीक है, इकट्ठा करा रहे ताकि उसको फिर बाद में एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर में वो कन्वर्ट हो जाए और उसको हम खेतों में यूज करें। और कहीं ना कहीं उससे क्या होगा कि केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज नहीं करेंगे तो रिड्यूस होगा केमिकल फर्टिलाइजर, जो कि खतरनाक है, करेक्ट। दे आर वर्किंग इको, इससे क्या होता है, इकोसैन टॉयलेट हमने इसका नाम दिया, इकोसैन, इकोलॉजिकल सैनिटेशन टॉयलेट नाम दिया था, जो कि केरला और श्रीलंका जैसे इलाकों में देखा गया है, करेक्ट, बनाया गया है वहां पे, करेक्ट। वहां ह्यूमन एक्सक्रीटा से हम बायोगैस भी प्रोड्यूस करते हैं, उसका खाद बनाकर खेतों में छींटते हैं, करेक्ट। अब क्या है, कुछ एमसीक्यू हैं जो कि नीट में आ सकते हैं, ध्यान देंगे। क्या है भाई, अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री, बताओ 5 से ज्यादा था, 5 से कम था। एलिमेंट्स विद डेंसिटी बताओ कितना था, बताओ कितना था, बताओ ये 5 ग्राम से ज्यादा था ना, सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा, ध्यान से, थर्ड आंसर होगा। बायोमैग्निफिकेशन इंक्रीज इन कॉन्टेंट इज वेल नोन एज, डीडीटी और मरकरी दोनों ना, 21 का 4 याद है, मैंने दोनों का एग्जांपल लेके बताया था। Pollutant from man's activity like effluent from the industry home readily acceleration ना, कल्चरल दोनों कहते हैं इसको, दोनों नाम इसका 4 इसका आंसर होगा, इसका नाम 4 होगा, कल्चरल भी बोलते हैं, एक्सलेशन भी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, 6 फिल्ट्रेशन कन्वर्जन, ऑल ऑफ द अबव होगा। 6 सीरीज ऑफ द मार्शी 60 एरिया में था, एप्रोप्रिएट प्लांट लगाए गए। क्यों लगाए गए,
ताकि पॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज किया जाए, एब्जॉर्ब किया जाए, एसिमिलेट किया जाए, ऑल ऑफ द अबव होगा। प्रैक्टिकल इको साइन टॉयलेट होगा। कितना जल्दी बन गया सोचो, ऐसे तुम भी बना सकते हो अच्छे से पढ़ोगे तो। अब क्या है भाई, कुछ जो है बोर्ड्स के सवाल हैं जो आपको करने हैं। क्रेन है डीडीटी लेवल 5 पर पार्ट में। एक क्रेन है जो कि क्या है, एक बर्ड है, उसके बॉडी में कितना है डीडीटी का लेवल 5 पर पार्ट मिलियन है, तो उसके पॉपुलेशन पे क्या असर पड़ेगा और इसका रीजन दीजिए। और सेम क्वेश्चन ये भी है कि पानी में इतना था और किंग फिशर जो है हमारी जो मछली है उसमें 2 पर पार्ट मिलियन हो गया, इसका नाम बताइए। या फिर तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप पढ़ना, इसका आंसर सेम ही है। क्या है, डीडीटी टॉक्सिन सब्सटेंस है, ऑर्गेनिज्म में इकट्ठा होता है, नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे जाता है, ठीक है, और ये मेटाबोलाइज या एक्सक्रीटेड नहीं होता है, मेटाबोलाइज नहीं करते, बाहर नहीं कर पाते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, बर्ड्स में बढ़ता है। तो हाई डीडीटी जो है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, जिससे एग शेल जो अंडों का कवच है वो पतला होता है और जिससे प्री मेच्योर बेकिंग होती है, और फेनोमेना कहते हैं बायोमैग्नीफिकेशन, जिससे बर्ड की पॉपुलेशन डाउन हो रही है। ये देखो वाटर, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, देखो ध्यान से। अब क्या है, गिव रीजन व्हाई दिस कंटिन्यू इंक्रीज, क्यों हो रहा है, गिव रीजन व्हाई दिस इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन डीडीटी कंटेन डिफरेंट टॉपिकल लेवल ऑफ द, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो ये नॉन डिग्रेडेबल हैं और ये एक्युमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, ना इनको स्क्रीट कर पा रहे हैं और ना ही इनको हम मेटाबोलाइज कर पा रहे हैं, इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं, और इस फेनोमेना का नाम है बायोमैग्निफिकेशन। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, अभी जो पिछला फ्लो चार्ट देखा था ये आपको बनाना है इसके आंसर में। देखो इसका आंसर है फिगर 16.3 जो दिया हुआ है, बेसिकली इसके बारे में बोल रहा है ये कि इसको आपको बनाना है। क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट बनाना है और बायोमैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक्वेटिक फूड चेन में आपको बताना है। तो पूरा का पूरा आप ये फ्लो बनाओगे पहले तो, और आप ये वाला पोर्शन लिख दोगे, ये वाला पोर्शन लिख दोगे, इसका आंसर यही होगा। एक्सप्लेन एक्सीलरेटेड यूट्रिफिकेशन मेंशन 2 कॉन्सिक्वेंस। एक्सीलरेटेड यूट्रिफिकेशन बताया ना, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक को आप और एक्सीलरेट करो अपने डोमेस्टिक सीवेज डाल के। तो एक्सीलरेटेड यूट्रिफिकेशन न्यूट्रिएंट इनरिच वाटर ह्यूमन एक्टिविटी, याद पता है ना, बताया मैंने आपको। 2 कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है भाई, तो लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट को डाल रहे हैं तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गीज का हो जा रहा है, जो कि कलर देता है, ब्लू कलर देता है, सॉरी ग्रीन कलर देता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ऑक्सीजन कमी हो रही है तो चोक, याद है, चोक ऑफ द लेक, गला घोट के आपने लेक को मार दिया और ऑर्गेनिज्म जो वहां प्रेजेंट है वो भी मर रही हैं। विद द हेल्प ऑफ फ्लो इट्रोफिकेशन के, इट्रोफिकेशन को आपको बताना है फ्लो चार्ट बना करके। तो क्या हमने बोला, वाटर यंग लेक था, लिटिल लाइफ सपोर्ट करता था, ठीक है। वाटर में फिर क्या हुआ, न्यूट्रिएंट हमने डाला नाइट्रोजन फॉस्फेट से, ठीक है। अब फर्टाइल हो गया तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म रहने लगे, उसके बाद ये मरने लगे और जमीन में इकट्ठा होने लगे, ठीक है, जमीन में इकट्ठा होने लगे और साथ ही साथ क्या, पानी को गर्म करने लगे, प्लांट ग्रो करने लगा रूट वाला और पूरे लेक को उसने भर दिया प्लांट से, और प्लांट जैसी प्लांट बहुत ज्यादा हो गए लेक में तो क्या हो जाएगा, फाइनली लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्रोफिकेशन एक्सप्लेन करना है, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। अब मैं बताता हूँ आपके कितने और लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर में और क्या क्या आपको और पढ़ना है। तो सॉलिड वेस्ट पढ़ना है, एग्रोकेमिकल इफेक्ट पढ़ना है, रेडियो एक्टिव पढ़ना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ना है, फिर ओजोन पढ़ना है, मिला जुला के 3 लेक्चर और लगेंगे, 1 लेक्चर, 2 लेक्चर और 3 लेक्चर। 3 लेक्चर आपके और लगेंगे, ये चैप्टर जो कंप्लीट। और 3 लेक्चर इसलिए भी लगते हैं क्योंकि आपको बहुत सारा चीज करवाना होता है एनसीईआरटी में ना, नीट का पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू, फिर 12 बोर्ड्स के पीवाईक्यू। तो कहीं ना कहीं देखो एक लेक्चर ऐसा होना चाहिए कि आप सफिशिएंट हो, उसके बाहर आपको दाएं बाएं नहीं देखना पड़े। एक ही लेक्चर में सब कुछ होता है तो आसान हो जाता है। एक लेक्चर देखिए, बायो की किताब उठाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, जो क्वेश्चन कराया है वो कीजिए, जो बोर्ड का क्वेश्चन कराया वो कराइए, सफिशिएंट है हर चीजों के लिए, ठीक है। तो जो भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।